नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज यानी कि 10 जून के करंट अफेयर्स में हम चर्चा करने वाले हैं एसबीपी रिपोर्ट। अर्पित क्या है ये, हाल ही में क्यों खबरों में रहा, न्यूजीलैंड क्यों खबरों में आया, साथ में भारत और डेनमार्क का हाल ही में एक समझौता हुआ है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सेगमेंट आता है आपका एसबीपी रिपोर्ट। अब देखिए एसबीपी क्या है। जैसे कि भारत की बात करेंगे तो भारत में जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। और वैसे ही जो पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक है एसबीपी है। ठीक है, देखो अपना क्या है, आरबीआई है और वहाँ का एसबीपी यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। यानी कि जैसे कि भारत का जो जितना भी मौद्रिक नीति है वो आरबीआई बनाती है, वैसे ही जो पाकिस्तान की जो मौद्रिक नीति है वो कौन कंट्रोल करता है, वो एसबीपी कंट्रोल करती है। तो हाल ही में इसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसने ये कहा है कि भाई 2020 में जो विश्व में सबसे ज़्यादा महंगाई होगी वो पाकिस्तान में होगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये कोविड-19 के चलते हुए। क्वेश्चन देखिए यहाँ से, वैसे बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन आता है पाकिस्तान से, लेकिन एक वैश्विक दृष्टि इस पर पड़ी है। जिस तरीके से ये वहाँ की मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई है, वहाँ पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा वहाँ के केंद्रीय बैंक से, तो खबरों का विषय बन जाता है ये कि एसबीपी हाल ही में इसने एक अध्ययन किया। उसने बताया कि जो पाकिस्तान में जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, जैसे दूध हो गया, साबुन हो गया, तेल हो गया, ब्रेड हो गया, आटा हो गया, दाल, ये सब कुछ है ना, इनके जो प्राइस हैं बहुत एकदम से हाइक हो गए। बहुत ही इसकी जो मुद्रा की वैल्यू वहाँ की एकदम से गिर गई। ठीक है, तो देखते हैं यहीं पे सब कुछ लिखा हुआ ये कि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट के जरिए बताया कि 2020 में दुनिया का सबसे महंगाई वाला देश पाकिस्तान होगा। ठीक है, साथ में इसने बताया कि वित्तीय वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए इसने क्या किया कि ब्याज की दरों को बढ़ा दिया। और इसका क्या हुआ कि जैसे ही ब्याज की दरें बढ़ी तो कंपनियों ने कर्ज लेना भाई बंद कर दिया, क्योंकि जब ब्याज दर बढ़ गई तो कर्ज महंगा हो गया होगा। सीधी सी बात है, जब महंगा हो जाएगा तो कंपनियां ब्याज नहीं लेंगी बैंक से। और इसी को हम जो है समझाते हैं, थोड़ा सा आप अच्छे से समझिए इसको। अब जैसे मान लिया वहाँ की कोई भी, जैसे अपने यहाँ पे आर है, ट्रिपल आर है और आपका SLR है, तो इस तरीके से रेटें हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तरीके से कोई फंक्शन वहाँ पे ज़रूर दरों का होगा। मान लीजिए किसी रेट में उसने काफ़ी बढ़ोतरी कर दी, जिससे क्या होगा कि जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है मार्केट में ना आए, यानी कि जो मुद्रास्फीति, मुद्रा की वैल्यू कंट्रोल हो जाए। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट हो गया। इससे क्या हुआ, कंपनियों ने पैसा लेना बंद कर दिया। अब जैसे ही कंपनियों ने पैसा लेना बंद किया तो उनका प्रोडक्शन जो है कम हो गया, यानी कि जो उत्पादन है वो क्या हो गया, एकदम से गिर गया। अब जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं ब्रेड का। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बेकरी है, कोई बहुत बड़ी बेकरी, छोटी मोटी नहीं है, तो उसने क्या किया, लोन लेना बंद कर दिया। उसके पास मान लो 500 पैकेट ब्रेड के पहले से फ्रिज में रखे हुए थे, और जैसे ही लोन लेना बंद किया उसने अपना जितना भी काम था पूरा बंद कर दिया और 500 पैकेट उसने रोक के रख लिए। तो इससे क्या होगा, ये कई गुना ज़्यादा दामों पे बेचेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इतना ही माल है, और जो खरीदने वाले लोग हैं वो तो भाई लेंगे ही ना, क्योंकि रोज़ खाने की उनकी पड़ी है आदत। और कुछ लोग भाई, अगर पाकिस्तान की हालत देखोगे तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इसी से अपना पेट भरते हैं। तो इसीलिए हमने तो एक एग्जांपल लिया ब्रेड का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ का प्रोडक्शन वस्तुओं का नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे इतनी महंगाई बढ़ गई है। यानी कि जैसे आपने पहले सुना होगा कि एक ब्रेड के पैकेट लेने के लिए आपको एक सूटकेस पैसा ले जाना पड़ेगा, तो शायद ऐसा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी है, बहुत ज़्यादा स्तर पे बढ़ी है पाकिस्तान में। तो इसीलिए चर्चा का विषय हो जाता है। नेक्स्ट आता है अर्पित। अर्पित क्या है भाई, कोई ये इंसान नहीं है, एक तरीके से इनोवेशन है ये। तो देखते हैं भाई अर्पित का सबसे पहले पूरा नाम देखते हैं। आप साइड में फ़ोटो देख सकते हो, कुछ मेडिकल यानी कि स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, एयरपोर्ट पे हैं, तो यही ना कहीं इससे संबंध रखता है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखिए, एयरबर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेट ट्रांसपोर्टेशन। आइसोलेट का मतलब बिल्कुल पृथक रूप से। तो जब आइसोलेशन, अब भाई दो शब्द बहुत चर्चित हैं इस समय, आइसोलेट और क्वारंटाइन। जब आइसोलेट आ गया तो ये कहीं ना कहीं कोरोना महामारी से संबंध रखता है। अब जैसे मान लो कोई कानपुर का कोई व्यक्ति बहुत गंभीर हो गया कोरोना को लेकर के, यानी कि उसको कोरोना हुआ था, कोविड पॉजिटिव आया और बहुत गंभीर है, और कानपुर में उसकी हालत नहीं सुधर रही है, और उसको ले जाना है दिल्ली या भारत के और भी बड़े शहर हैं जहाँ पे अच्छे आपकी मेडिकल व्यवस्था है, वहाँ पे ले जाना है। लेकिन जो बाई रोड जाना है वो बहुत दूर पड़ रहा है। अब सुविधा क्या बचती है वहाँ पे,
एरोप्लेन से जाए। लेकिन भाई ऐसे तो जाएगा नहीं वो, क्योंकि हो सकता है साथ में जो क्रू मेंबर है या पायलट है उसको कोरोना हो जाए। तो उसी मरीज़ को ले जाने के लिए ये एक तरीके से बनाया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इसमें क्या होगा, जो ये दिख रहा है आपने कई सारी हॉलीवुड मूवी में देखा होगा, तो इसी में पेशेंट को लिटा करके आराम से प्लेन में ले जा करके इधर से उधर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहीं पे लिखा हुआ है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा पृथक परिवहन यानी कि आइसोलेट ट्रांसपोर्टेशन परिवहन के लिए अर्पित को विकसित किया गया। ठीक है, कोविड-19 से पीड़ित गंभीर रोगियों के परिवहन के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में है और वहाँ के स्थानीय जो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे विफल हो चुकी हैं उसको बचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है उसको बाहर या किसी बड़े शहर में उसको दिखाया जाए, तो अर्पित का ही प्रयोग करके उसको एरोप्लेन या वायु मार्ग के द्वारा वहाँ से ले जाएगा। अगला आता है आपका न्यूजीलैंड। देखो न्यूजीलैंड भी 8 जून को चर्चा में आया। चर्चा में क्यों आया कि ये विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जहाँ पर कोरोना का एक भी मरीज नहीं, यानी कि पिछले 14 दिनों से लगातार टेस्टिंग हो रही है। अब लगभग वहाँ पे पिछले 14 दिनों में 50,000 टेस्ट किए गए। ठीक है, जबकि टोटल वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 50 लाख है। ठीक है, अब 50 लाख में से क्या किया गया, 50,000 की टेस्टिंग की गई पिछले 14 दिनों में, लेकिन कोई भी केस नहीं आया। तो इससे क्या हुआ, वे हाल ही में वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं जेसिंडा अरेडन, ठीक है ये नाम लिखा हुआ है, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई जो न्यूजीलैंड है वो बिल्कुल कोरोना फ्री हो चुका है। जैसे पहले एक्टिविटी होती थी वैसे ही वर्तमान में पूर्ण रूप से 8 जून को ये 12 बजे खोल दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखते हैं भाई क्या है ये, और थोड़ा सा हम न्यूजीलैंड के बारे में भी मैप में भी देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे भी। तो हाल ही में क्या किया, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अरेडन ने घोषणा की कि न्यूजीलैंड कोरोना से मुक्त हो गया है। पिछले 14 दिनों में वहाँ पर कोई भी नया केस नहीं। आपको पता है कि कोई भी बाहर से आता है, अगर त्वरित रूप से उसमें लक्षण नहीं दिख रहे तो 14 दिन के अंदर उसके अगर लक्षण होंगे तो दिख जाएंगे। इसीलिए ये पूर्ण रूप से 14 दिन तक टेस्टिंग चलती रही। ठीक है, अब थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में देखते हैं। देखिए न्यूजीलैंड जो है एक विकसित देश है। अभी इसको हम लोकेशन में दिखाएंगे आपको कहाँ पे है ये। तो वहाँ का जितना भी अर्थव्यवस्था है पूर्ण रूप से क्या मोस्टली 80 से 90% जो है वो क्या वहाँ के जो पर्यटन है उस पर निर्भर है। तो उसके लिए इसको ख़त्म करना, वहाँ की जो नीतियाँ हैं, वहाँ का जो प्रोग्राम है, वहाँ का जो मॉडल है बहुत ही स्ट्रिक्ट था और बहुत ही शायद वही मॉडल को भारत भी अपना रहा है। तो सबसे पहले इसको मैप में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 डायग्राम लगे हुए हैं। एक तो ये मैंने गूगल मैप से लिया है, ये आपका ये गूगल से है। ये देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हम पूर्व दक्षिण में जाएंगे तो आपका न्यूजीलैंड पड़ेगा। ये द्वीप है ये। ठीक है, द्वीप का मतलब क्या है, जिसके चारों ओर पानी हो उसको हम द्वीप बोलते हैं। अब इसी को अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, यहाँ की पूरी जो अर्थव्यवस्था है ये पर्यटन पर निर्भर है। अभी इसने हाल ही में क्या किया है कि जो इंटर स्टेट है, यानी कि न्यूजीलैंड के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हो बिल्कुल फ्री। सभी स्कूल, बैंकेट हॉल सब कुछ खुल गया है एकदम जैसा पहला था 25 मार्च के पहले, और वैसे ही अब हो गया। लेकिन इसने बॉर्डर नहीं खोले अभी, यानी कि आप इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं कर सकते हो अभी भी। ठीक है, अब देखते हैं है क्या ये। भाई न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। जहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है वो ऑकलैंड है। यहाँ की प्रधानमंत्री जैसा कि मैंने आपको बताया जेसिंडा अरेडन है। अब थोड़ा सा इसके मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो मॉडल क्या है, 25 मार्च को इसने सबसे पहला लॉकडाउन घोषित किया। अब भारत में भी अपना जो है 24-25 मार्च को ही हुआ था। अगला 1 महीने के बाद में 27 अप्रैल को थोड़ा सा वहाँ का जो है रिलैक्सेशन दिया गया, थोड़ी सी छूट दी गई। जैसा कि भारत में है जो इसेंशियल वस्तुएं उनके लिए छूट दे दी गई थी। बाद में धीरे धीरे करते करते ये जो 8 जून को था ये तीसरा चरण था। तीसरे चरण में पूर्ण रूप से यहाँ का लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया और बिल्कुल कोरोना फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका कि विश्व का सबसे पहला देश जिसने कोरोना से लड़ाई जीती या कोरोना फ्री हुआ, तो आपको बताना है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट आता है भारत और डेनमार्क। देखिए भारत और डेनमार्क के बीच में हाल ही में एक समझौता हुआ है और वो समझौता हुआ है आपका ऊर्जा को लेकर के। ठीक है भाई, ऊर्जा को लेकर हुआ तो जायज़ सी बात है, जो ऊर्जा मंत्रालय है वही आपस में बातचीत करेंगे। दोनों देशों के ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब इस समझौते के अंतर्गत हुआ क्या है, दीर्घकालिक ऊर्जा योजना, बिजली खरीद समझौता में
डेनमार्कपन बढ़ाना, जैसे मान लीजिए कोई सहायता देनी है, कोई टेक्नोलॉजी देनी है, तो उसमें किस तरीके से हम ईजिली उसको इधर से उधर कर सकते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों पे समझौता हुआ है। और इसको जरा हम मैप में देखते हैं डेनमार्क के बारे में। देखिए यहाँ पे 2 डायग्राम लगे हुए हैं, तो पहले इसके बारे में देखते हैं। जो डेनमार्क आपका एक द्वीपीय देश है जहाँ पर 444 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 76 द्वीपों पर आबादी है, बाकी जो आपके हैं वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। इसकी जो राजधानी है कोपेनहेगन है, और यहाँ की मुद्रा जो है वो डेनिश क्रोन है। और आपको पता है जो 2019-20 का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था उसमें ये दूसरे नंबर पे था। आपको बता दें कि ये कई जितने भी इंडेक्स आते हैं लगभग 90% उसमें डेनमार्क या तो पहले नंबर पे होगा या फिर दूसरे नंबर पे होगा। ठीक है, अब इसके हम लोकेशन के बारे में बात करें तो फिर ये देखिए इसकी प्रॉपर एकदम से, लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोकेशन है कहाँ पे, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे बड़ा मैप लिया है। ये पार्ट आपका, ये वाला जो पोर्शन है ये है यूरोप का, और जो डेनमार्क है ये देखिए जो मैंने राउंड किया है डेनमार्क एक यूरोपीय कंट्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्वीपीय देश है और साथ में यूरोप महाद्वीप में आता है। ठीक है, अगर इसके साथ में देखें तो ये तुर्की है। तुर्की जो है ये एशिया का सबसे पश्चिमी देश है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन भी आया है कि एशिया का सबसे पश्चिमी देश कौन सा है, तो आपको तुर्की बताना है। ठीक है, और ये आपने लोकेशन भी देख लिया। यहाँ से क्या इसका महत्वपूर्ण होता है, इसकी बाउंड्री आपको देखना यहाँ के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसकी बाउंड्री की बात करें तो ये आपका डेनमार्क है, ऊपर कौन है, नॉर्वे है, नीचे जर्मनी है, और साथ में जो समुद्री सीमा है वो यूके से मैच करती है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे मैप भी समझ में आया होगा और इसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं वो भी। आज के प्रश्नों की बात करें अगर, तो पहला प्रश्न आता है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया, विश्व महासागर दिवस की थीम क्या थी, IPAC का पूरा नाम क्या है, विश्व महासागर दिवस के मनाने का प्रस्ताव कब और कहाँ रखा गया था। ठीक है, सबसे पहला बताना है आपको। नंबर 5 पे आता है विश्व खुशहाली सूचकांक में पहला नंबर किसका है। देखिए मैंने दूसरा तो बताया, आपका दूसरा नंबर किसका है, वो डेनमार्क का है। आपको पहला नंबर बताना है कि पहला नंबर विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में किसका है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। अगर आप इधर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी करिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।